नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह SBL के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। इसका कारण क्या है, क्यों होता है लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है तो क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसके लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर विधि त्रिखा। शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव एंड इन्हें 30 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और रेगुलर पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। मैम, आपका SBL के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर मंजू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एट SBL टू स्पीक अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है। तो 80 मिलियन लोग इस बीमारी से अफेक्टेड हैं दुनिया में। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। राइट। सो हमारे पास मैम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमें दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में स्किज़ोफ्रेनिया है क्या। ओके। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही खतरनाक मेंटल डिजीज़ है जिसमें पेशेंट कैसे सोचता है, क्या बोलता है, क्या बिहेव करता है, ये सब इफ़ेक्ट हो जाता है। उसका रियलिटी से कम्प्लीटली जो टच है वो लूज़ हो जाता है। उसको डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशन, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं और देयर इज़ अ कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ परसेप्शन, ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, ऑफ सोशल इंटरैक्शंस एंड ऑफ परसेप्शंस। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसके क्या कारण है, मतलब लोगों में क्यों होता है। ओके। अभी अच्छी तरह से नहीं समझ है दुनिया में कि क्या कारण है, बट कुछ कारण देखे गए हैं कि जेनेटिक देखा गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो 40% चांस है कि बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। अगर एक पेरेंट को है तो 12% चांस है कि होगा। जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे गए हैं कि अगर जैसे प्री नेटल, जब माँ ने कंसीव किया उसके बाद उसको कुछ प्रेगनेंसी में इश्यूज आए हैं या बर्थ ट्रॉमा हुआ है या फिर मैल न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड कैन लीड टू दिस। कुछ इन्फेक्शंस में भी देखा गया कि स्किज़ोफ्रेनिया कॉज कर सकता है। तो ये आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। फिर सोशल एंड कल्चरल स्ट्रेसर्स भी होते हैं, जैसे कि आप अर्बन पॉपुलेशन में जो कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको बहुत देखा गया, जहाँ पे कि फैमिली सपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता। जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है वहाँ पे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको, या उनकी लाइफ में किसी की डेथ हो गई है उससे इफेक्ट हुआ है, या फिर कोई रेप विक्टिम्स हैं, उन सब में स्किज़ोफ्रेनिया होने का बहुत चांसेस हैं। सो 15 से 20 साल की उम्र के बच्चों, लड़कों को ज़्यादा चांसेस होता है और वुमेन को एट मेनोपॉजल एज ये होने का बहुत चांसेस होता है। और एक स्किज़ोइड पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, देखी गई हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, बहुत चुपचाप रहता है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि अपनी सारी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं बच्चे, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमको। तो कैन वी डिफाइन कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका एवरेज एज क्या है, कि किस एज ग्रुप में ये होगा। तो लड़कों में 15 से 25 साल के बीच में बहुत चांसेस होते हैं और वुमेन में मेनोपॉज के आसपास होने का चांसेस होता है। अदर देन कि उनको कोई जैसे रेप विक्टिम है तो वो किसी भी एज पे हो सकता है, इस तरीके का देखा गया है। तो अगर हम देखें जो मेन कॉज जो मुझे समझ में आता है वो एक स्ट्रेस हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, किसी पर्सन के माइंड में कोई स्टोरी चल रही है कि मेरे साथ ये हुआ था और उसने अपने किसी के साथ उसे शेयर नहीं किया। तो वो उसके माइंड में चल रहा है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था। तो दिस कैन बी द मेजर कॉज ऑफ दिस, राइट। तो मैम, अब हम जानते हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है एक्चुअल में इसके सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, किसी पेशेंट को कैसे पता चले कि हमें डॉक्टर के पास विजिट करना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, इसमें ना 5 अलग अलग टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें से कोई भी अगर पेशेंट को हो रहा है तो उसके केयर गिवर को लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिल्यूजन। डिल्यूजन में पेशेंट को ऐसा बिलीफ हो जाता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, जबकि वो नहीं हो रहा, और हम उसको कितना भी समझाने की कोशिश करें कि भाई ये सच्ची बात नहीं है, बट वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ होता है कि वो उसको मानता है।
है। तो इसमें डिल्यूजन ऑफ जैसे परसिक्यूशन होता है, उसमें क्या होता है कि उसको लगता है कि सब मुझे कोई जहर दे के मार देना चाहता है, या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लेकेसिस हमारी होम्योपैथिक में दवाई है जिसमें ये होता है। फिर एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर होता है, उसको लगता है कि मैं राजा हूँ या मैं क्वीन हूँ, तो जैसे प्लैटिना हमारी एक दवाई है उसमें ऐसे देखा गया है। तो इस तरीके के डिल्यूशंस होते हैं। तो एक टाइप के सिम्टम्स ये होते हैं। फिर सेकंड टाइप सिम्टम्स होते हैं कि हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन में होता है कि ऑडिटरी हैलुसिनेशन या विजुअल, उसमें क्या होता है कि उसको फॉल्स बिलीफ है कि ये हो रहा है, बस ये है, तो उसको आवाज़ें सुनाई देती है। ऑडिटरी हैलुसिनेशन में उसको आवाज़ें सुनाई देती है। वो कहता है कि मेरे पूर्वज जो हैं वो मुझे क्या कहते हैं बता रहे हैं कि ये करो। आपको अगर याद हो तो दिल्ली में एक बुरारी मर्डर्स हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि एक अंकल जो चाचा था उसको लगता था कि मेरे फादर मुझे बता रहे हैं, तो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमें मीट करना है, तो अगर सब जने फांसी से लटकेंगे तो कोई मरेगा नहीं, पर भगवान को लगेगा कि हमने अपनी बलि दी है और सारे फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व हो जाएंगे। और उसने पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, मदर से लगाकर छोटे से छोटे बच्चे को मार डाला। तो ये उसको हैलुसिनेशन थी कि मेरे फादर मुझे बोल रहे हैं। तो इस तरीके की ऑडिटरी हैलुसिनेशन ये होता है। विजुअल हैलुसिनेशन में पेशेंट आपको क्लिनिक में आके बोलता है कि ये मैडम इस चेयर पे भगवान बैठे हुए हैं और ये मुझे बता रहे हैं कि ये हो रहा है। तो इस तरीके की हैलुसिनेशंस होती हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है नेगेटिव सिम्टम्स, कि पेशेंट कंप्लीटली अपने अंदर चला जाता है। वो अपना जैसे स्कूल जाना छोड़ देगा, बच्चा है तो, या ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाना छोड़ देगा, कंप्लीटली अपने शेल में चला जाएगा, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके का होता है। फिर एक उसको जो चीज़, जैसे बच्चा है क्रिकेट खेलता था, उसको बहुत शौक था, मतलब कि वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बन रहा था, सडनली वो उसको क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई हैप्पीनेस है, कोई सैडनेस है, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जब इस तरीके का सिम्टम आप देखो तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऊपरी हवा है या कुछ और है, झाड़ा फूंका, ये नहीं कराना है हमको, ठीक है। फिर होता है कि कैटाटोनिक बिहेवियर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है सडनली जाके छत पे खड़ा हो जाएगा, गर्मी में जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं मुझे भगवान से मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस तरीके का सिम्टम्स है, या फिर टेढ़ा मेढ़ा खाना खाते खाते सडनली जोर जोर से हंसने लगेगा। ऐसा मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसके पेरेंट्स कहते खाना खाते खाते सडनली हंसने लगेगा। तो अब अगर इस तरीके का पेशेंट आएगा तो आपको समझना है कि ये वो हो रहा है, ठीक है। तो बिहेवियरल होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स भी होते हैं, इनकोहेरेंट स्पीच। वो आप उससे पूछोगे कि अच्छा आपने आज खाने में क्या खाया, वो बोलेगा खाने में मैं जब दिल्ली गया था तो मैंने छोले भटूरे खाए थे, पर मैं जब दिल्ली गया तो मैंने लाल किला देखा। मेन बात नहीं बताएगा, वो टेंजेंशियल स्पीच पे चला जाएगा। तो ये इस तरीके के सिम्टम्स, अगर इस तरीके के सिम्टम्स 1 महीने तक परसिस्ट करें किसी भी पेशेंट में और उसकी लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है, मतलब ऑफिस जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, झाड़ा फूंका नहीं कराना है, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाओगे। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाओगे उतना जल्दी आपका इलाज होगा, उतना जल्दी आप रेमिशन में जा सकते हो। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या फिर कि सिर्फ सपोर्ट है, अपनी लाइफ को वो किस तरीके से आगे जी सकता है एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट? हाँ, तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत अच्छा, एक चेन्नई में एक रिसर्च हुई थी, 25 साल तक उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिक्स को समझा, देखा, तो 2/3 पेशेंट्स रेमिशन में चले जाते हैं। पर उसके लिए वही सबसे थंब रूल वही है कि जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और पेशेंट दवाई ले, तो अगर लेगा तो रेमिशन में चला गया। ये कोई नहीं कह सकता कि परमानेंटली क्योर हो सकता है, बट रेमिशन में जाके आप पूरी कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। दवाइयाँ खाते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें, थेरेपी करते रहें, तो आप जी सकते हैं नॉर्मल लाइफ अपनी। हाँ, सो दैट इज व्हाट इट इज। ऐसा क्या होता है पेशेंट के साथ कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसके सिम्टम्स आने लगते हैं, या उसको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हो जाता है, ऐसा क्या होता है एक्चुअली? तो ब्रेन में ना न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल जा रहे होते हैं, तो उसको एक केमिकल होते हैं सेरोटोनिन एंड डोपामिन, तो ये जो उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, तो इनका एक्सेस हो जाता है तो हाइपर डोपामिनर्जिक सिचुएशन हो जाती है इन पेशेंट्स की। तो जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे हम डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स कम करते हैं पेशेंट के, तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन। ओके, सो इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जो सिजोफ्रेनिया है उसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? हाँ, मींस वेरी गुड डॉक्टर क्वेश्चन। कैसे डायग्नोसिस हाँ, करता है तो basically? जैसे अब इस तरीके का सिम्टम लेके पेशेंट आपके पास आया तो आप उसकी खुद एक बहुत अच्छी डिटेल हिस्ट्री करेंगे, साथ में साइकेट्रिक इवैल्यूएशन भी बहुत जरूरी होती है। डिटेल्ड हिस्ट्री कराइए, सारे कॉजेज जानने की कोशिश करिए, क्या ट्रॉमा हुआ जिससे ये ट्रिगर हुआ। उसके बाद इवैल्यूएशन हो गई, उसके बाद एमआरआई, आजकल लेटेस्ट टेक्निक आई है। तो अगर आप एमआरआई कराते हो स्किज़ोफ्रेनिक्स का तो देखा गया कि फ्रंटल लोब छोटा हो जाता है और उसमें एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली लिम्बिक सिस्टम जो है उसमें भी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उससे पता लगता है कि भाई स्किज़ोफ्रेनिक है। बट मेन तो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन से ही पता लग और जाता है। बेसिकली मेन एक रीजन ये भी है कि हमें कॉज फाइंड आउट करना है, जो कि हमारी जो डिटेल केस टेकिंग होती है उससे हमें पता मिल लग जाता है। हाँ, दिस इज द सेकेंडरी कि हाँ हमारे एमआरआई कराना चाहते हैं कोई कराना चाहिए हाँ, एक्चुअली कराना चाहिए, उससे पता लगता है कि फ्रंटल लोब डिक्रीज हो जाता है। तो हाँ, वो तो हम एक कॉज पे हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली वो भी होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ इस पेशेंट को ये दिक्कत है, राइट। सो द सेकंड क्वेश्चन इज किस किस टाइप की जो ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल हैं हाँ, जो एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट को लेनी चाहिए? बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दवा सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें चाहे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आएँ, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे स्टेमोनियम है, आयोसाइमस है, लेकेसिस है। बट ये तभी लेनी है जब आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाएं और उससे कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद ही होम्योपैथिक डॉक्टर डिसाइड करता है क्या क्या दवाई देनी है। तो ट्रीटमेंट सबसे पहले मेडिकेशन होती है, उसके बाद होता है कि उसको आपको वोकेशनल स्किल और डेवलपमेंट कराना है उसका, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल वो चला जाता है तो उसको क्या स्किल वो डेवलप कर सकता है। तीसरा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि थेरेपी साथ साथ चलनी चाहिए पेशेंट की। अगर थेरेपी करेगा तो लॉन्ग रन में बहुत जल्दी उसको रिस्पॉन्स मिलता है, बिकॉज उसको कोई ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है कि उसको समझाने के लिए कि भाई धीरे धीरे समझा सकते हैं उसको। फिर उसके बाद होता है कि उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और फाइनली अगर कुछ भी नहीं वर्क करता है तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, जिसको ECT बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो फिर वो दी जाती है। और आई एम श्योर इसके साथ हम एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो सिजोफ्रेनिया पेशेंट है, उसके जो आसपास के लोग हैं, उन्हें एक इमोशनल लेवल पर सपोर्ट करना वो तो बहुत जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। हाँ। सो अब हम बात करते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट करना तो बहुत मुश्किल है कि आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हो उसको। वो तो अगर जिसके पास टेंडेंसी है तो वो आ ही सकती है। हाँ। बट कहीं ना कहीं हम जो जिनको मान लीजिए अभी सिजोफ्रेनिया नहीं है और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग ये एक अपना थॉट प्रोसेस कर सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट एक अगर मान लीजिए हमारी इस वीडियो के थ्रू कुछ लोग ये सोचे कि हाँ जो होना है वो तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, शायद इसका जैसे आप कह रहे हो तो ये है कि जैसे रेप विक्टिम है, अब उसकी अगर आप थेरेपी कराओगे, इफ शी इज एबल टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा, तो फिर शी मे नॉट डेवलप इनटू अ स्किज़ोफ्रेनिक। ठीक है, अगर आपने उसको बिल्कुल ट्रीट ही नहीं किया, उसको आपने इग्नोर करा और नहीं ट्रीट करोगे तो फिर इट कैन लीड टू दिस। सो अब हम जानते हैं कि जो होम्योपैथी है किस तरीके से जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनको हेल्प कर सकती है। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हो तो वो सबसे पहले एक डिटेल्ड हिस्ट्री करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए पेशेंट का। तो जैसे डिटेल्ड हिस्ट्री में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम दी मदर ने जब से कंसीव किया या उसके पहले, कंसीव करने के बाद उसको प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज़ तो नहीं हुए, उसके बाद कोई बर्थ ट्रॉमा तो नहीं हुआ, फिर आप उसकी पूरी हिस्ट्री लोगे बच्चे की, बचपन से लेके जब तक वो आपके पास आया, पूरी पास्ट हिस्ट्री अच्छी तरह से होनी चाहिए। फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो सारे समझेंगे। डॉक्टर हैनेमन ने अफोरिज्म 210 से 230 में मेंटल डिजीजेस पे बात करी और बहुत अच्छे से बात की है। उस ज़माने में ही कुड अंडरस्टैंड कि मेंटल डिजीजेस इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर उन्होंने बताया कि इट इज़ अ एंटीसोरिक डिजीज़, मेंटल डिजीज और ऑल एंटीसोरिक। ठीक है, और उसका माइजमेटिक ट्रीटमेंट। तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है तो आपको 3 तरीके की उसको दवाइयाँ देनी है। सबसे पहले उसके अक्यूट सिम्टम्स को कैसे मैनेज करना है, उसके बाद उसका एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करोगे आप कि क्यों हुआ उसको ट्रीट करना है। बट फाइनल क्योर अगर हम कर पाते हैं या जो भी है, वो एक एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा उसका। एक सोरिक मेडिसिन देके उसको हमें पूरा ठीक करने की कोशिश करनी है आपको। दैट इज व्हाट। और मुझे लगता है कि लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी के लिए एक होम्योपैथ के पास जा रहे हैं तो आई थिंक it will take almost 1 hour for the case taking. Oh yes. Because this is a detailed case taking on बिल्कुल basis we can
डिसाइड द सिंगल रेमेडी और द एज अ पेशेंट, वो तो बहुत जरूरी है। तो जैसे मेरे पास भी पेशेंट आते हैं तो पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री हुई जाती है। उसके बाद हमें डिसाइड करने के लिए कई बार हम पेशेंट को बोलते हैं कि नेक्स्ट डे आइए, हमें पूरा वर्कआउट करना है केस को, और उसके बाद हम जो भी देते हैं तो जनरली हाइपोटेंसी में एक सिंगल डोज देंगे और फिर उसके बाद वेट करते हैं फॉलोअप के लिए। और अगर पेशेंट कुछ दूसरी दवाइयाँ खा रहा है और उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं कि पहले हम फॉलोअप करेंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे हम पेशेंट की मेडिसिन में भी टेपर ऑफ कर सकते हैं। होम्योपैथी का ये एक और फायदा है कि नेचुरल मेडिसिन है, एडिक्टिव नहीं है। तो अगर पेशेंट अच्छे रिस्पॉन्स करने लग जाए तो हम उसकी धीरे धीरे दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बंद कर सकते हैं एंड पेशेंट में बिकम ओके, सो दैट इज अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। हाँ, सो मैम द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आप पेशेंट्स को और जो उनके आसपास के लोग हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो किस तरीके से वो लोग हेल्प करें और खुद तो दोनों, किस तरीके से अपनी हेल्प तो कर सकता है? दो सवाल हैं इस आपके एक सवाल में कि पहला ये कि पेशेंट का हम क्या क्या उसका लाइफस्टाइल चेंज करा सकते हैं सो दैट ही रिमेन्स इन रेमिशन, या उसको दवाई का अच्छा असर हो, फास्ट रिकवरी हो। तो सबसे पहले हम पेशेंट की बात करते हैं। तो पेशेंट जो है उसका सबसे पहले कि फिजिकल हेल्थ और उसकी डाइट उसको न्यूट्रिशियस फूड खिलाइए। उसका फिजिकल हेल्थ, उसको मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खिला रहे हो, ठीक है। और अगर उसकी आप एक्सरसाइज अगर वो करता है तो उससे उसको क्या हेल्प मिलती है कि उसका फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो दवाई को रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करेगा। फिर मेंटल हेल्थ का भी बेटर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको योगा कराएं, उसको आप माइंडफुलनेस, हार्टफुलनेस ये सब कराएं ताकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। तीसरा, उसका डेली रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा डेली रूटीन रहेगा, जितना उसका स्लीप साइकिल आप अच्छा रखोगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज रखोगे, उसका अगर डेली रूटीन अच्छा रहेगा तो पेशेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा और उसमें भी जाएगा। प्लस फिर फैमिली सपोर्ट एंड कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा हो। सी पेशेंट ये जो कर रहा है वो उसके बस में ही नहीं है, जो वो कर रहा है उसका रियलिटी से टच लूज हो गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये नहीं सोचना है कि कोई ऊपरी हवा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, ये सब नहीं है। वो जो अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स लेके बैठा है तो आप उसको समझिए। तो उसके लिए जो केयर गिवर्स हैं, अब मैं उनकी बात करती हूँ कि केयर गिवर्स को हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो केयर गिवर्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो उनको एजुकेट, सबसे पहले उनको सब कुछ पढ़ना चाहिए स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, डॉक्टर से समझना चाहिए। आजकल तो गूगल पे आप सर्च करिए, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद एजुकेट होने के बाद आप पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाइए। ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, क्योंकि डीप सीटेड है ब्रेन के अंदर, तो उसको हमें ठीक करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए करें, मेक श्योर कि ही टेक्स हिज मेडिसिन ऑन टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट, प्लस उसको आप कॉन्स्टेंटली डांटिए मत कि तू ये क्यों नहीं कर रहा, अपना पेशेंट रखना है आपको। फिर केयर गिवर को भी अपना ध्यान रखना है, खुद की मेंटल हेल्थ नहीं इफेक्ट हो, तो उसके लिए उसको खुद को अपना सपोर्ट लेते रहना चाहिए। उसको अगर थेरेपी की जरूरत है तो वो भी ले, क्योंकि he has to deal with the, he has to be very patient with the patient. तो ये बहुत जरूरी है। Thank you, ma'am, for giving this informative answers on our viewers' questions. So thank you very much, Dr. Manju, for inviting me to this very beautiful place. आपका प्लांट में हम आए हैं, that is very nice. और मेरा बस एंड में यही है कि ट्रीटमेंट कराएं, इसको ऊपरी हवा नहीं समझें। स्किज़ोफ्रेनिक्स को ट्रीटमेंट कराएंगे, आपका पेशेंट बिल्कुल रेमिशन में जाएगा। उसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, कंटिन्यूस थेरेपी कराएं और पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा, बहुत अच्छे से नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है अगर आप उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं। मेरा यही कहना है बस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।